तो फ्रेंड्स आखिर ये क्या होता है ऑनर किलिंग का मामला? ये सब होता क्या है? क्यों इस तरह से लोग दकियानूसी बातों के अंतर्गत या फिर इतना ज़्यादा अपने दिमाग में पलंचर पाल लेते हैं कि उसके चक्कर में उन्हें किसी की इंसान की जान नहीं दिखाई देती। पूरी तरह से आधुनिकता भी सही नहीं है और पूरी तरह से पिछड़ापन भी सही नहीं है। समझदार वो है कि जो पुरानी बातें अगर अच्छी हैं तो उनको ग्रहण करे और जो अच्छी नहीं है उन्हें छोड़ दे। और नई बातें अगर खराब हैं तो उन्हें छोड़ दे और नई बातें अगर अच्छी हैं तो उनको ग्रहण करे। दोनों के बीच में सामंजस्य बनाकर चला जाता है। इस चीज़ का समर्थन नहीं किया जा सकता कि जो अंतर्जातीय विवाह ये सही चीज़ है। बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो उसे रोकने की क्षमता रखो और अगर वो भी नहीं कर सकते तो भाई तुम अपने रास्ते, दूसरा अपने रास्ते। क्यों किसी को मार डालना है? क्यों किसी को एकदम हैवानियत की हदें ही पार कर जानी है? तो फ्रेंड्स ऐसी ही कोई कहानी है ये NH10। इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन फिलहाल ये भी समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों का परिवार ऐसा होता है, माँ-बाप ठीक नहीं होते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि माँ-बाप ठीक नहीं होते। अब बचपन से ही जो चीज़ देखते-देखते बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब किसी के घर में इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कों को, इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी के सामने घर की लड़की का अपमान हो रहा है, उसे गंदी-गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, गंदे-गंदे शब्द बोले जा रहे हैं, उसे बार-बार मारा-पीटा जा रहा है, देखा नहीं जा रहा कि कहाँ उसे लग रहा है, कहाँ नहीं। तो इसी तरह की हैवानियत देखते-देखते जो लड़का बड़ा हो रहा है, वो कभी अपनी बहन की इज़्ज़त नहीं करेगा। ना वो बहन की इज़्ज़त करेगा, ना वो दूसरी औरतों की इज़्ज़त करेगा, क्योंकि उसे यही सिखाया गया है। उसे यही सिखाया गया है कि औरतों को दबा के रखना है, औरतों को चप्पल के नीचे रखना है, उन्हें दबा के रखना है। यही सीखते-सीखते वो बड़ा हुआ है और उसे यही चीज़ें सही लगने लगी हैं। एनीस्टन में ऐसा ही हुआ था, जो सरपंच थी वो यही सिखा के अपने बच्चों को बड़ा की थी कि जो औरतें हैं दूसरी उनको दबा के रखना है। वो खुद ही कहती है उसको कि अपनी बीवी को मार, खुद कहती है। इसके अलावा जब उसकी बेटी एक ही गोत्र के दूसरे लड़के से शादी कर लेती है, तो वो सीधे यही कहती है उसको कि उसको मार डाल, अपनी अपनी बहन को मार डाल। वो सीधे उसे ऐसा करने के लिए उसे इस चीज़ में कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। हद तो तब हो जाती है कि जब उसका पोता जब वो अपनी बहू को मार रही होती है, तो उसका पोता ये देख के हँस रहा होता है, माँ को प्रोटेक्ट करने की बजाय। क्योंकि बचपन से वो यही चीज़ें देख-देख के बड़ा हुआ है, तो कहाँ से वो अपनी माँ की इज़्ज़त करेगा, कहाँ से अपनी बहन की इज़्ज़त करेगा? आगे चलकर भी तो वो वही हैवान होगा। तो इसके लिए सिर्फ़ माँ-बाप दोषी होते हैं। वो एक पक्ष को इतना ज़्यादा सर चढ़ा लेते हैं और दूसरे पक्ष का इतना ज़्यादा शोषण करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी तो ऐसी होनी ही होनी है। हाँ, अंतर्जातीय विवाह सही नहीं है, सही कहा है ये, लेकिन इससे अगर रोक सकते हैं तो रोको, नहीं रोक सकते भाई तो तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अब यहाँ पे एनिस्टन में ये था कि उनकी बहन ने शादी कर ली तो उसके बाद उसका पीछा किया, उसे ढूँढा गया और उसके बाद ढूँढ के उसे बेरहमी से मारा गया। एक को ज़हर पिला दिया, एक को रॉड ही रॉड मारा गया, वहीं जंगल में दफना दिया। किसी और ने ये करते देख लिया तो उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ गया कि पति-पत्नी में से एक को मार दिया। मतलब एक साथ तुमने कितने परिवार बर्बाद कर दिए, सिर्फ़ कौन-सी इज़्ज़त के लिए? कौन-सा इज़्ज़तदार आदमी ये सब करता है? फ्रेंड्स ये सब जो पुरानी बातें हैं ना, ये पहले के समय में नहीं हुआ करती थी। पहले के समय में अगर हम रामचरितमानस उठा के देख लें या फिर अगर हम और कोई धर्म ग्रंथ उठा के देख लें तो हमें पता चलता था कि स्वयंवर का अधिकार होता था और इस तरह की घटिया चीज़ें तब ऐसे देखने में नहीं मिलती थी। लेकिन पता नहीं ये बीच में कुछ बाहरी तत्व आ गए, एक गलत चीज़ होने लगी। माँ ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वही मैं अपनी लड़की के साथ करूँगी, आगे अपनी बहू के साथ करूँगी, बहू के साथ ना कर पाई लेकिन लड़की के साथ तो ज़रूर ही करूँगी। तो ये सब जो गंदी चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं उनका ही परिणाम होता है ये सब। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने हर बढ़ते सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो फ़िक्शनल है, ऐसा सच में थोड़ी ही होता होगा। लेकिन फ्रेंड्स वैसा सचमुच में भी होता है। इस तरह के लोग समाज में भरे पड़े हैं। हैवानों की कमी नहीं है। अब जैसे एक मामला है ऑनर किलिंग का। बहुत सारे तो ऐसे केसेस तो दर्ज ही नहीं होते। लेकिन जितने केस भी दर्ज होते हैं उससे ये पता चलता है कि जो ऑनर किलिंग का मामला है ये इतना ज़्यादा समाज में फैला हुआ है कि बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब माँ-बाप ही ठीक ना हों।
इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करने जा रहे हैं NH-10 की। और तब हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। फ्रेंड्स, ये जो मूवी थी NH-10, कई बार ऐसा होता है कि जो घटनाएँ, दुर्घटनाएँ हमारे साथ होने वाली हैं, उससे पहले हमें हिंट मिल जाता है। अब जैसे वीरा जो थी अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, उसका हस्बैंड है, सब उनकी लाइफ़ आराम से अच्छे से चल रही है। वो लोग अपने बर्थडे के लिए एक ट्रिप पे जाना प्लान करते हैं। वो किसी रेल, बस आदि से नहीं जाते, अपनी गाड़ी में जाते हैं। अपनी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन रास्ता जो होता है वो सेफ नहीं होता, हाईवे से उन्हें जाना होता है, बीच में गाँव पड़ेंगे, लेकिन वो दोनों लोग गाड़ी से ही जाना अपना सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें गाड़ी से ही जाना है। इसके बाद रास्ते में जब वो खाने के लिए एक ढाबे पे रुकते हैं, तो वहाँ पर एक लड़की उसके पास मदद के लिए आती है कि उसकी और उसके पति की जान खतरे में है, मेरी मदद करो। वीरा के पास आती है, लेकिन वीरा इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती और वो अपने पति को भी इससे दूर रहने की सलाह देती है। तभी क्या होता है, वहाँ पर 5-6 लोग एक गाड़ी में आते हैं, उस लड़की को और उसके पति को घसीट के ले जा रहे होते हैं। ढाबे में बहुत सारे लोग होते हैं, सब खड़े होके सिर्फ तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। वीरा का पति मदद के लिए आगे तो आता है, लेकिन वो तभी कह देता है कि बहन है मेरी, तुम बीच में मत पड़। जब वो इससे ऐसे कह देता है तो वो पहले पीछे हटता है, लेकिन जिस तरह से बेरहमी से उसे घसीट कर ले जा रहे होते हैं, उस अपनी बहन को ले जा रहा होता है, उसके पति को ले जा रहा होता है, तो ये दोबारा फिर से इसमें हस्तक्षेप करता है, तो इस पर वो उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। अब जब उसे जोर से थप्पड़ मार देता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि भाई ये गांव के लोग हैं, क्या समझ रखा है अपने आप को, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। ईगो तो हर्ट होती है, लेकिन वो उस टाइम पे कुछ नहीं करता। उसी टाइम पे रिवॉल्वर निकालता, जो करना था वहीं पे करता, वहां पे तो इतने सारे लोग भी थे, लेकिन वो वहां पे कुछ नहीं करता। वो गुस्से में तेज गाड़ी करके आगे निकलता है। बार बार उसकी पत्नी उससे कहती है, वीरा, कि उससे तुम रिलैक्स रहो, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, तुमने कम से कम कोशिश तो की, वहां पे ढाबे में इतने सारे लोग थे, तुम तो कम से कम आगे आए। लेकिन उसे ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। वो देखता है रास्ते में उनकी गाड़ी उसे दिख जाती है, यही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला होता है। उसे लगता है कि अरे सीधे साधे गँवार लोग हैं गाँव के, मैं रिवॉल्वर दिखाऊँगा, डर जाएँगे, ज़रा तमीज़ सिखानी है इन्हें। ऐसा करके वो गाड़ी का पीछा करता है और उसके बाद जब वो लोग अंदर उस लड़की को घसीट के ले जा रहे होते हैं, तो वो भी उनके पीछे-पीछे जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि वो अपनी बहन को ज़बरदस्ती ज़हर पिला रहा है, उसके पति को रॉड से मार डाला है। तब उसे समझ में आता है कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये हैवान हैं। और अभी किसी को छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से वो भागता है, उधर वीरा उसे ढूँढते हुए उसके पीछे आती है। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं कि वो लोग उन्हें देख लेते हैं। अब वो लोग जब उन्हें देख लेते हैं तो वो गाड़ी में नहीं वो बैठ सकते थे, क्योंकि उनकी गाड़ी की चाबी भी घूम गई होती है। तो गाड़ी में वो लोग बैठ नहीं सकते थे। रिवॉल्वर के सहारे वो लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, उनका एक आदमी भी मारा जाता है। अब तो ये तय हो गया था कि वो लोग उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। उनका एक आदमी मर गया, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, हमें देख लिया, हमारे प्राइवेट मैटर का पूरा तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। तो पता था कि बचने तो वाले नहीं हैं। तो अब उनसे भागते हैं। उसी जंगल में, उसी गाँव में वो पूरी तरह से घूम जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि जाना कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ नहीं। तभी उनका एक आदमी जिससे वो लोग मिल जाते हैं, तो क्या करता है, वो चाकू से उसके पैर पे मारता है। जब उसके पैर पे वो चाकू से मारता है, तो वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। बहुत देर तक वो उसे घसीट के किसी तरह लेके जाती है। वो कहता है, अब मैं बिल्कुल नहीं चल सकता। खून भी बहुत बह गया होता है, उसे कमजोरी सी लगती है, तो उसे फाटक के नीचे वो बैठा देती है कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ, पुलिस लेकर आ रही हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां पे जाती है। पुलिस चौकी पहुंचते ही वहां पे खाली एक ही पुलिस वाला होता है। उसको जब उसको वो बात बताती है, वो फोन लगाता है बड़े अफसर को। वो फोन पर उससे बात करती है कि उसके साथ ये हादसा हुआ है, और वो बोलती है कि ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है। तभी वो पुलिस वाला उसका फोन काट देता है और उसे दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने की सलाह देता है, दूसरे गांव के पुलिस स्टेशन में। लेकिन ये बात उसे समझ में नहीं आती है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मदद करनी चाहिए, ऐसा करके वो बोलती है। लेकिन अगर उसी टाइम पे वो उसकी बात मान लेती तो जान बच जाती शायद। वो उसकी बात नहीं मानती है और वहां से वो चली जाती है। जिस अफसर से उसकी बात हुई थी वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आता है, और वो सोचते है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन वो उसे उन्हीं लोगों के पास लेकर जा रहा होता है। वो क्या करती है कि अचानक से उसकी आंख में पेन घुसेड़ के उसे गाड़ी से गिरा के गाड़ी लेके वहां से भाग जाती है। लेकिन वो रास्ता ऐसा होता है जंगल का कि उसकी गाड़ी भी वहां पे नहीं चल रही होती है और वो गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी से बच के वो ऊपर टीले में चढ़ जाती है, किसी तरह अपनी जान तो बचा लेती है। लेकिन जब किसी एक गांव वाले से पूछने पर उसे पता चलता है कि शायद सरपंच उसकी कोई मदद कर सके, क्योंकि पुलिस तो उसमें मिली हुई थी। तो वो सरपंच के घर जाने का डिसाइड करती है कि वहां से शायद कोई मदद लेकर आएगी, उसका पति जख्मी है, वो वहां से कोई मदद लेकर आएगी।
लेकिन दुर्भाग्य से ये जो पूरा कांड होता है वो उसके सरपंच के घर का ही होता है। ये पूरा मामला, वो जो लड़की थी जिसे मारा गया था, वो उसी सरपंच की अपनी बेटी होती है और गलती से उन्हीं के घर में चली जाती है। वो फ़ोन करके उन लोगों को बुलाती है। अब उसका मरना तो तय था कि वो लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन तभी जो उस सरपंच का पोता होता है वो उसके हाथ लग जाता है। वो उसे पकड़ते हुए कहती है मैं इसे कुएँ में फेंक दूँगी। गाड़ी की चाबी दो, और उन सबको दरवाजे में बंद करके वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जान बच जाएगी, भाई गाड़ी मिल गई है, खुश होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उनकी गाड़ी में पीछे उसका वही जैकेट है जो वो अपने पति को उड़ा के आई थी, जब वहाँ पे वो फाटक में उसको वहाँ पे छिपा कर आई थी। वो जान जाती है कि उसका मतलब ये लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जब वो उसके पास आती है, तो वो देखती है कि वो मरा हुआ है। दरअसल में वो लोग उसे वापस आके मार डालते हैं, और जब वो लोग उसको मार डालते हैं, उसी के खून से दीवार पर उसके लिए गंदी गाली भी लिखते हैं। अब वो सोच लेती है कि अब उसे बदला लेना है, क्योंकि अब इतना कुछ हो गया था, इस तरह से जाना तो संभव नहीं था। हाँ, यहाँ पर वो रिस्क उठाती है क्योंकि वो अकेले कैसे, मतलब, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बिल्कुल वही चीज़ थी, और इतना बड़ा दुःख भुलाया तो जाता नहीं, बस एक ही बात रह जाती है, बदला। वो गाड़ी लेकर वहाँ से आती है, क्योंकि गाड़ी तो उन लोगों की इसके पास होती है, तो वो उसी गाड़ी से उन लोगों को कुचल के जब वो वापस आती है तो उसी गाड़ी से उन लोगों को कुचल के एक-एक करके मार डालती है। जो सरपंच आती है, जब अपने बेटे की लाश देखती है, तो वो कहती है कि बेटी थी वो मेरी, लेकिन जो करना था वो करना था। तो इस पर ये कहती है कि सही कहा आपने, जो करना था सो करना था।